नमस्कार, आप देखते हैं एनडीटीवी राजस्थान और मैं हूं मनीष शर्मा मंथन लेकर हाजिर हूं। और आज जो राजस्थान की खबर है, बड़ी खबर, वो ये है कि जयपुर में मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने विभागों का बंटवारा किया, जिसे राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंजूरी दे दी और अब जो है आधिकारिक सूची भी जारी कर दी गई है। उसके हिसाब से सीएम भजनलाल शर्मा के पास कार्मिक विभाग, आबकारी विभाग, खुद होम मिनिस्ट्री, आयोजना, सामान्य प्रशासन, नीति निर्धारण और सूचना जनसंपर्क विभाग और एसीबी जैसे कार्यभार रहेगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भी उन्हीं को रिपोर्ट करेगी। दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास वित्त विभाग होगा, पर्यटन विभाग होगा, कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग होगा, सार्वजनिक निर्माण विभाग होगा, महिला और बाल कल्याण विभाग भी वही देखेंगी, बाल अधिकारिता विभाग भी उन्हीं के पास होगा। और वहीं पर जो एक और उप मुख्यमंत्री हैं प्रेमचंद बैरवा, उनके पास तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, आयुर्वेद, योग, आयुष विभाग, परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग भी उनके पास में होगा। और वहीं पर जो बड़े कैबिनेट के दूसरे मंत्री हैं, किरोड़ी लाल मीणा, कृषि और उद्यानिकी विभाग उनके पास होगा, ग्रामीण विकास विभाग उनको दिया गया है, आपदा प्रबंधन भी उनके पास होगा और जिसमें सहायता और नागरिक सुरक्षा जैसे काम भी आते हैं। वहीं और गजेंद्र सिंह खींवसर जो है वो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग होंगे। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ईएसआई उनके पास में गजेंद्र सिंह शेखावत के पास में होगा। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उनके पास उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय उन्हें दिया गया है, यानी उद्योग मंत्री वो बनाए गए हैं। और सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, युवा मामले और खेल विभाग उनके पास में होंगे। तो और वहीं एक और कद्दावर नेता बीजेपी के जो मदन दिलावर हैं, उन्हें भी जो मंत्री बनाया गया था, कैबिनेट मंत्री हैं, उन्हें शिक्षा विभाग दिया गया है, यानी शिक्षा मंत्री होंगे। पंचायती राज विभाग भी, स्कूल एजुकेशन उनके पास रहेगी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी बाल वीरेंद्र जुड़े हैं जयपुर से, और एकता अग्रवाल बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका भी रुख करेंगे। और मित्तल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसपी मित्तल। सबसे पहले वीरेंद्र आपके पास आएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और उसके बाद जो इंतजार था वो विभागों का, प्रधानमंत्री मोदी की बैठक से पहले ही विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। तमाम जो बड़े चेहरे थे उन्हें अलग अलग मंत्रालय दिए गए हैं और काफ़ी कहें तो एक तरह से दिया कुमारी के पास बड़े इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं। किरोड़ी लाल मीणा को पंचायती राज मंत्री बनाया गया है। प्रेमचंद बैरवा के पास भी बड़े अहम मंत्रालय होंगे और सीएम भजनलाल शर्मा खुद उन्होंने अपना गृह विभाग और आबकारी विभाग जैसे रखे। एसीबी भी उन्हीं को रिपोर्ट करेगी। क्या कुछ और खबरें इससे जुड़ी आपके पास? देखिए मनीष, आपको जिस तरीके से हम लगातार अपने दर्शकों को भी बता रहे थे कि जो एमपी और छत्तीसगढ़ के अंदर आपने देखा होगा 7 दिन के तकरीबन है वो जो मंत्रालयों का जो कह सकते हैं कि जो जिम्मेदारी वो तमाम मंत्रियों को दी गई थी। सेम वही दिन कह सकते हैं कि जो 7 दिन के बाद ही 30 दिसंबर को तमाम जो मंत्री हैं वो शपथ लेते हैं और फिर आज 5 जनवरी को कह सकते हैं कि जो तमाम जो मंत्रियों को उनके विभाग का जो विभाजन है या फिर उनको उनकी जो जिम्मेदारी है वो दे दी गई। अगर मैं बात करूं मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री को यहाँ पे कार्मिक विभाग, आबकारी विभाग और गृह विभाग, क्योंकि गृह विभाग है वो लगातार आपने देखा होगा पिछली, अगर मैं गहलोत सरकार की बात करूं तो गृह विभाग मुख्यमंत्री जो कह सकते हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनके पास था। लेकिन अब अगर बीजेपी की सरकार की बात की जाए तो बीजेपी की सरकार के अंदर गृह विभाग है मुख्यमंत्री ने खुद ने रखा है। वहीं अगर बात की जाए आप वित्त विभाग की, तो वित्त विभाग है वो डिप्टी सीएम दिया कुमारी को दिया गया है। इसके अलावा पर्यटन विभाग काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग कहा जाता है, वो भी दिया कुमारी को दिया गया है। इसके अलावा जो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा है उनको तकनीकी शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग
इसके अलावा जो परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग है वो भी डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा को दिया गया है। वहीं अगर किरोड़ीलाल मीणा की बात की जाए, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा है वो बीजेपी के कद्दावर नेता कहे जाते हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है। आपने देखा होगा किरोड़ीलाल मीणा है वो लगातार पिछली जो अशोक गहलोत सरकार थी उसके अंदर कई मुद्दों को लेके जो कह सकते हैं कि गहलोत सरकार को घेरते हुए नजर आए थे। अब उन्हें कह सकते हैं कि एक सांसद से विधायकी का चुनाव लड़ाया गया और वहां से वो जीतकर भजनलाल सरकार के अंदर मंत्री के पद पे उन्हें जिम्मेदारी दी गई। तो वहीं पे इनको कृषि एवं जो कह सकें कि उद्यानिकी विभाग है वो दिया गया। ग्रामीण विकास का जो विभाग है वो किरोड़ीलाल मीणा को दिया गया है। इसके अलावा जो गजेंद्र सिंह खींवसर हैं उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल की अगर बात की जाए तो उस दरमियान इनके पास ऊर्जा विभाग था। तो आप देखेंगे कि जो भजनलाल सरकार के अंदर तमाम जो मंत्री हैं, जो कह सकते हैं कि जो चेहरे शामिल किए गए हैं उसमें युवा चेहरे भी हैं, तजुर्बे वाले चेहरे भी हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि बीजेपी के अंदर जो पहली बार के विधायक हैं उन्हें भी इस जो भजनलाल सरकार है, खुद मुख्यमंत्री को आप देख लीजिए पहली बार के विधायक है, लेकिन उनके जो शीर्ष नेता हैं उनके द्वारा जब बड़ी जिम्मेदारी दी गई है राज्य की मुख्यमंत्री के तौर पे, तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि जो जातीय समीकरण भी इस मंत्रिमंडल में देखने को मिला है। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए तमाम जो ये जिम्मेदारियां दी गई है, तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव रहने वाला है इसमें जातीय समीकरण हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे क्षेत्रीय जो गणित है उसको किस तरीके से बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पे आप देखेंगे कि मंत्रालय हैं उसी के आधार पे दिए गए हैं। मैं अगर बात करूं अविनाश गहलोत की, अविनाश गहलोत पाली जिले के जैतारण विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उन्हें यहाँ पे आप देखेंगे कि सामाजिक न्याय विभाग है वो दिया गया है। इसके अलावा सुमित गोदारा जो कि बीकानेर जिले से आते हैं तो उन्हें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग दिए गए। इसके अलावा बाबूलाल खराड़ी है जिन्हें जनजाति विभाग दिया गया। बिल्कुल तो बिल्कुल तमाम आप देखेंगे कि जो एक सबसे बड़ा, अगर मैं राज्य मंत्री के स्वतंत्र प्रभार की बात करूं मनीष, तो आप देखेंगे सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जो कि करणपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। आज वहां पे वोटिंग हो रही है और वो वहां पे प्रत्याशी भी हैं बीजेपी की, तो उन्हें कृषि विपणन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग भी दिया गया है। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर विभाग भी उनके पास दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है तो उनके इलाकों के हिसाब से वीरेंद्र जी, उनके इलाके के हिसाब से इंपॉर्टेंट मंत्रालय उनको मिले हैं क्योंकि नहरी क्षेत्र है और वहां पर इंदिरा गांधी नहर विभाग भी उन्हें दिया गया है। अब बाकी मेहमानों की तरफ भी रुख कर लेते हैं। एकता अग्रवाल का रुख करेंगे और एसपी मित्तल की तरफ मुड़ते हैं इस बार। मित्तल साहब, किस तरह का आपको जो विभागों का बंटवारा है मंत्रियों को मिला, उनका कार्यभार किस तरह का आपको लगा? और जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज थी उनको अगर आप देखें तो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्रियों के पास में हैं, और दूसरे मंत्रियों खासतौर पर किरोड़ीलाल मीणा को देखें तो कृषि और ग्रामीण विकास विभाग उनको दिया गया। जिस तरह की पृष्ठभूमि से वो बैकग्राउंड, जिस जगह से वो आते हैं उस इलाकों में, उनके हिसाब से गजेंद्र सिंह खींवसर को हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है, राज्यवर्धन राठौड़ को उद्योग मंत्री बनाया गया है, और वहीं पर युवा खेल और सूचना प्रौद्योगिकी, क्योंकि वो जो केंद्र सरकार में भी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर है, उसी की तर्ज पर उनके अनुभव को देखते हुए राजस्थान में भी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग दिया गया है और युवा मामलात और खेल मंत्रालय भी उनको दिया गया है। मदन लाल दिलावर पहले भी मंत्री रहे हैं और उनको स्कूली एजुकेशन दी गई है। बड़ी मोटे तौर पर देखें तो जिस तरह से पुराना जो अनुभव लेकर आ रहा है और जो पृष्ठभूमि है जिस नेता की, मसलन बाबूलाल खराड़ी को अगर आप देखें तो उन्हें जनजाति क्षेत्र विभाग दिया गया है। अगर किरोड़ीलाल मीणा की बात करें तो पंचायती राज दिया गया है। सुरेंद्र पाल टीटी की बात करें तो उन्हें नहरी क्षेत्र है और कृषि सिंचित क्षेत्र विकास और इंदिरा गांधी नहर जैसे विभाग दिए गए। अल्पसंख्यक मंत्रालय दिया गया क्योंकि खुद सिख समुदाय से आते हैं। किस तरह का आपको ये विभागों का बंटवारा फिलहाल दिख रहा है? क्या आपका असेसमेंट? देखिए मनीष जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसे अब तक भारतीय जनता पार्टी चौंकाती रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री के चयन को लेकर हो और चाहे वो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, जिस तरीके से मंत्रियों का चयन किया गया और आज जिस तरीके से मंत्रियों के विभागों का वितरण किया गया, मुझे लगता है देखिए ये भी एक चौंकाने वाला है। आप देखो, जब क्या नाम से मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ, 2 डिप्टी सीएम बना गए और उसके बाद में जब विस्तार हुआ, जब सबसे पहले जो शपथ दिलाई गई वो किरोड़ीलाल मीणा को दिलाई गई और उसके पीछे तर्क यही था कि पूरे मंत्रिमंडल में सबसे वरिष्ठ यदि कोई व्यक्ति है और जिनके क्या नाम से चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले
कांग्रेस सरकार के दौरान यदि किसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही तो वो किरोड़ी मीणा जी की रही। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि किरोड़ी मीणा जी को आपने विभाग क्या दिया? आपने बहुत साधारण से विभाग दिया, कोई ये बड़ा विभाग नहीं है। आमतौर पर ये माना जाता है जो बड़े विभागों की श्रेणी में आते हैं वो क्या नाम से वित्त माना जाता है, गृह विभाग माना जाता है, आबकारी विभाग माना जाता है, ये सारे विभाग माने जाते हैं। लेकिन वो किरोड़ी जी को, मीणा जी को अभी वो विभाग नहीं दिया गया और जो पंचायती राज विभाग होता है वो दिया गया। और आपको ध्यान हो कि जो पंचायती राज विभाग है उसमें भी अब टुकड़े हो गए। पंचायती राज विभाग के अंदर स्कूल शिक्षा भी चली गई है, तो स्कूल शिक्षा अलग कर दिया गया है और कृषि और पंचायती राज दिया गया। मुझे लगता है कि जो उनका राजनीतिक कद था उसको ध्यान में रखते हुए शायद उनको उतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं दिया गया। लेकिन वहीं यदि हम राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का भी देखें तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 2 बार के सांसद रहे और फिर अभी विधायक बने, और उनको जो विभाग दिया गया है वो भी मुझे लगता है कि उद्योग और वाणिज्य और जो खेलकूद और युवा मामलों का विभाग, वो मुझे लगता है कि वो क्या नाम से उनके जो राजनीतिक कद है उसके अनुकूल नहीं रहा। लेकिन यदि हम दिया कुमारी की बात को देखें तो मुझे लगता है कि शायद मुख्यमंत्री के बाद में सबसे ज्यादा यदि कोई पावरफुल कोई मंत्री है तो वो दिया कुमारी है, क्योंकि उनके पास में वित्त विभाग है और उनके पास में कुल मिला के 6 विभाग है। मैंने अभी लिस्ट में देखा, वही पेश करेंगी अपने चैनल पे चल रही है जी, उसमें 6 विभाग उनके पास है और जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास 8 विभाग है। मैं इस मौके पे बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में पहले और अभी कांग्रेस के राज के अंदर जो गृह विभाग था वो हमेशा मुख्यमंत्री के पास रहा, चाहे वो वसुंधरा राजे हो। वसुंधरा राजे ने कुछ समय के लिए क्या नाम से गुलाब चंद कटारिया को दिया, लेकिन वित्त विभाग उन्होंने अपने पास रखा। हमेशा बजट यदि प्रस्तुत किया गया तो पूरे क्या नाम से 5 साल वसुंधरा राजे जी ने किया और उसके बाद अशोक गहलोत साहब ने किया। ये पहला मौका होगा जब क्या नाम से बजट जो है वो दिया कुमारी प्रस्तुत करेंगी, क्योंकि उनको क्या नाम से फाइनेंस मिनिस्टर बिल्कुल एक तरह से कहें कि देश में केंद्र में भी महिला वित्त मंत्री और राजस्थान में भी महिला वित्त मंत्री, और दोनों जगह महिलाएं ही बजट पेश करेंगी, राजस्थान का भी और देश का भी। एकता का रुख कर लेते। एकता, बहुत स्वागत आपका। महिलाओं की जिस तरह से बात कर रहे थे हम अभी मित्तल साहब के साथ में, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज दिए गए हैं दिया कुमारी को। एक तरह से कहें कि मिनिस्ट्रीज में अगर देखें तो कहने को मुख्यमंत्री तो भजन लाल शर्मा है, लेकिन जो बड़ा कद इस पूरे चुनाव में और चुनाव के जीत के बाद उभर कर आया है वो दिया कुमारी खुद हैं। सांसद थी, आपने विधायक का चुनाव लड़वाया और उन्हें अब एक तरह से बड़ी जिम्मेदारी दी गई, और काफ़ी सियासी जानकार तो मानते ही हैं कि आप उन्हें एक कहें कि दूसरी तरह से एक वसुंधरा राजे के रूप में एक कद खड़ा कर सकते थे, वो दिया कुमारी को अपॉर्चुनिटी बीजेपी लगातार दे रही है। देखिए, मेरा ये मानना है कि सभी को इस बात की भरपूर मन से प्रशंसा करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की महिला सशक्तिकरण की बात करती है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन बिल लाया, उसको किस प्रकार से वो भली भांति हमें देखने को मिल रहा है, ये हमको मानना चाहिए। हमें सबको इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि एक महिला को कितने अहम डिपार्टमेंट यहाँ दिए गए, और आपने खुद ने ही रखा कि जैसे कि केंद्र में भी हमारी वित्त मंत्री एक महिला को दिया गया और राजस्थान में वित्त का जो प्रभार है वो महिला को दिया गया। तो मुझे लगता है ये सभी जो हमारी सब जो महिला शक्ति है उसकी एक जीत है, और उसके लिए बहुत ही प्रशंसा का विषय है कि एक महिला को इस लायक समझा जाना लगा है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। तो मुझे लगता है ये एक बहुत ही प्रशंसनीय विषय है कि महिलाओं को तमाम शक्तियां दी जा रही है कि वो नीति निर्धारण कर सके, और महिला राजस्थान में महिला के हाथ में वो कमान होगी कि वो वित्त के बारे में पॉलिसी बनाएंगी। जी, हालांकि जब बात होती है, ठीक है, अब दिया कुमारी को बड़ा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री मिली, खुद उप मुख्यमंत्री है, मंजू बागबार को भी आपने मंत्री बनाया, लेकिन महिलाओं की नंबर्स आपके यहाँ पर ना सिर्फ विधायकों में कम है बल्कि आपके यहाँ पे मंत्रियों में रिप्रेजेंटेशन भी 9 विधायक आपकी जीत कर आई हैं महिलाएं, लेकिन 2 ही उसमें से मंत्री मंडल में दिखाई दी है। ये भी एक बड़ा सवाल आप पर उठते रहा है। प्रदीप चतुर्वेदी हमारे साथ कांग्रेस से भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत आपका भी एनडीटीवी पर। जो मंत्रिमंडल बंटवारा हुआ है, 25 मंत्री हैं, उसमें से जो कहें कि 15 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। होम जैसे डिपार्टमेंट, राजस्थान में परंपरा रही है कि होम और फाइनेंस जैसे डिपार्टमेंट खुद सीएम रखते थे। हालांकि पिछले करीब कहें कि 10 साल 15 सालों में पहली बार होगा जब वित्त मंत्रालय किसी दूसरे चेहरे को मिला है सरकार में। अब वित्त मंत्री दिया कुमारी को बनाया गया, होम मिनिस्ट्री हालांकि खुद भजन लाल शर्मा के पास होगी। बड़े और मंत्रालयों की बात करें तो उसमें फिर आता है पंचायती राज मंत्री, खुद
किरोड़ी लाल मीणा एक बड़ा नाम है, उनको बनाया गया है। इंडस्ट्री मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को बनाया गया है। तो इस तरह का एक मंत्रालय जो क्रिएट किया है, हालांकि काफ़ी आलोचना बीजेपी की हो रही थी कि पहले सरकार बनी, फिर शपथ में देरी हुई मुख्यमंत्री के नाम को तय करने को लेकर, फिर मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हुई, और अब जल्दी जो विभागों का बंटवारा उसको लेकर 1 महीना बीजेपी ने कुल मिलाकर लगा दिया है। अब जो सरकार का मोटा स्वरूप है, किस तरह से कांग्रेस इसको देखती है, और एक ऑपोजिशन के रूप में आपको भी मैंडेट तो दिया है राजस्थान की जनता ने बैठने के लिए विपक्ष में। देखिए, जहां तक सरकार के मंत्रिमंडल में विभागों का जो बंटवारा हुआ है वो जैसा अप्रत्याशित नहीं है जैसा हम सोच रहे थे, क्योंकि इस बार की सरकार में सबसे बड़ी बात यह है कि 22-25 जो मंत्री बने हैं जी, उसमें से 16 लोग बिल्कुल नए हैं, उनको पहला अनुभव है। इसलिए सवाल यही है कि जिन लोगों को ये जिम्मेदारियां दी गई हैं, मुझे लगता है उनका जो बैकग्राउंड है, जो उनकी एकेडमिक कैपेबिलिटीज हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये सूट नहीं करता। जैसे कि उदाहरण के तौर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी को वित्त विभाग दिया गया है, जबकि वो सिंपल ग्रेजुएट हैं, उनका कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। लेकिन जैसा कि हम पहले से सोच रहे थे और इस बात को पुख्ता किया है उनके चुनावी इस सरकार के काम के बंटवारे में, कि जिस तरह से इनको बंटवारा दिया गया है उस तरह से ब्यूरोक्रेटिक बाबूशाही जो है वो केंद्रीय सरकार मोदी जी उपलब्ध कराएंगे। इसलिए आप देख लीजिए कि पंत जी को दिल्ली से लाया गया है जो चीफ सेक्रेटरी बने हैं, और एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो मुख्यमंत्री के सलाहकार होंगे उनको भी गुजरात की कटे से लाया जा रहा है। तो अब सवाल यही है कि ये सिंबॉलिक सेटअप है, लेकिन सारा कामकाज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की देखरेख में होगा, और यहाँ की सरकार का संचालन भी, जैसा कि हम पूर्व में अनुमान लगा रहे थे, केंद्रीय सरकार के इशारे पर होगा, और केंद्रीय सरकार का तंत्र ही सरकार को चलाएगा। इसलिए इनको कोई विभाग दे भी दिए जाए तो मैं ये मानता हूं कि वो ज्यादा बड़ी उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि यही होगी कि जो केंद्रीय बाबुओं का ढांचा यहाँ पर स्थापित किया जाएगा मोदी जी और शाह द्वारा, वही सरकार चलाएगा। इसलिए इसमें किसी को जिम्मेदारी दे भी जाए तो हम ज्यादा उनसे बहुत अपेक्षा नहीं करते हैं कि बहुत बड़ी कोई उपलब्धि हासिल होगी। ये सब क्योंकि प्रदेशवासियों से वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने नाम पर मांगा है, उनकी गारंटी पर मांगा है, कमल के निशान पर मांगा है, तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। इसलिए हम इससे ज्यादा कोई अपेक्षा नहीं करते, और हमारा मानना है कि मोदी जी और शाह साहब इस प्रदेश की सरकार को अपने बाबू तंत्र के माध्यम से चलाएंगे। इसलिए जो कुछ वो तय करेंगे नहीं, तो आपको क्या लगता है, आपको चतुर्वेदी जी, आपको क्या लगता है? आपने कहा कि आपकी अपेक्षा के हिसाब से मंत्रिमंडल नहीं बना है और मंत्रियों का बंटवारा नहीं हुआ है। निश्चित रूप से आपको तो जनता ने खैर सरकार में बैठने से खारिज कर दिया। आपको क्या लगता है कौन चेहरे को कौन सा पद मिलना चाहिए था? आपको क्या लगता है? राय उसी हिसाब से जिस आपने राय मांगी मैंने दी है। नहीं, आपने कहा कि कांग्रेस के हिसाब से बंटवारा, या आपको अप्रत्याशित, जिस तरह से कहें कि अपेक्षित आपके हिसाब से विभागों का बंटवारा नहीं हुआ, आपको क्या लगता है किस चेहरे को क्या मिलना चाहिए था? नहीं, हमारी कोई राय नहीं है, लेकिन आपने कहा कि आपकी अपेक्षा के हिसाब से नहीं हुआ है। विपक्ष जिस तरह से सरकार का गठन हुआ, 3 तारीख को मंत्री विधानसभा परिणाम रिजल्ट आया, उसके 12 दिन बाद 15 तारीख को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ हुई, उसके फिर 15 दिन बाद, ये 17 दिन बाद मंत्रिमंडल में काम का बंटवारा हो रहा है। तो मेरा मानना यही है कि इस सरकार में काम के निर्णयों में देरी होगी, क्योंकि हर निर्णय केंद्र सरकार के यहां से आएगा, उनके तंत्र से आएगा, और वो तंत्र यहाँ पे लागू किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर तुरंत निर्णय लेकर काम करने की संभावनाएं क्षीण है। जितने भी फैसले होंगे दिल्ली में होंगे, और वो दिल्ली में फैसले सरकार की उपलब्धता पर मिलेंगे। आपको ये नहीं है कि राजस्थान प्रायोरिटी होगा, क्योंकि केंद्र सरकार की अपनी प्राथमिकताएं हैं, मोदी जी शाह की अपनी प्राथमिकताएं हैं। इसलिए जब उनको समय मिलेगा वो राजस्थान की प्राथमिकता तय करेंगे, और तय करेंगे उस हिसाब से संसाधन उपलब्ध कराएंगे। इसलिए फैसले भी दिल्ली में होंगे, निर्णय भी दिल्ली में होंगे, और उसकी क्रियान्विति यहाँ होगी। तो उस क्रियान्विति में और फैसले में एक बहुत बड़ा अंतर हो, समय का अंतर होगा। इसलिए समय अंतर जो होगा इस सरकार की सबसे बड़ी दुविधा होगी, ये मैं कहना चाहता हूं। जी ठीक है, अब आपका कहना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज भी मौजूद है जयपुर से। नीरज, जिस चीज का इंतजार था मंत्रिमंडल की शपथ के बाद में, आखिरकार अब वो हो गया, विभागों का बंटवारा। मोटे तौर पर देखें नीरज, तो असेसमेंट किस तरह का लगता है? क्योंकि जो खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों जो मुख्यमंत्री, मोटे तौर पर करीब करीब 18-19 विभाग आपस में इन्हीं के पास रहेंगे, और सारे बड़े इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज इन्हीं के पास रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री के पास में, और दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के पास अगर तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा छोड़ दे तो बाकी उनके पास में बहुत बड़े
उस तरह से परिवहन भी उनके पास में, लेकिन जो बड़े इंपॉर्टेंट वित्त विभाग, कला, पर्यटन, साहित्य, महिला, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विकास विभाग, ये सब दिया कुमारी के पास है, और होम, आबकारी से लेकर सब कुछ सीएम के पास। हालांकि पहली बार ऐसा राजस्थान में होगा बड़े अरसे बाद कि वित्त मंत्रालय सीएम के पास नहीं होगा। किस तरह से फिलहाल इस मंत्रिमंडल को देखा जाए? और एक बड़ा आकलन ये कि जो ज्यादा विभाग हैं वो खुद 2-3 लोगों के पास ही रख दिए गए हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस मंत्रिमंडल के अंदर जो विभागों का बंटवारा किया गया है उसमें ये इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम जो हैं इनको अच्छे विभाग जो हैं वो दिए जाएं। इसमें भी खास तौर पर दिया कुमारी को जो है वो महत्वपूर्ण विभाग देकर के उनका कद बढ़ाया गया है। फाइनेंस जो होता है वो बेहद महत्वपूर्ण विभाग होता है, वो दिया कुमारी को दिया गया है। साथ ही कला, पर्यटन और साथ ही कला संस्कृति विभाग, यहाँ तक कि पीडब्ल्यूडी और अन्य जो विभाग हैं वो भी उनको दिए गए हैं। निश्चित रूप से ये कद बढ़ाता है दिया कुमारी का। राजपूत समाज में एक बड़ा मैसेज देने की यहाँ पर तैयारी जो थी वो बीजेपी की पहले से थी, आलाकमान की, और यहाँ पर वो दिया भी गया है। हालांकि प्रेमचंद बैरवा जो है उनको उतने ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग नहीं दिए गए जितने दिया कुमारी को दिए गए। मुख्यमंत्री तो ज्यादातर विभाग अपने पास ही रखते हैं। अशोक गहलोत ने भी पिछली बार जो गृह विभाग अपने पास रखा था। हालांकि ये बात चौंकाने वाली है कि बीजेपी यही बात पर लगातार बीजेपी को कांग्रेस पार्टी घेर रही थी कि गृह विभाग जो है वो गहलोत ने खुद अपने पास रख के रखा है, क्या उनको फुल टाइम कोई गृह मंत्री नहीं मिला, और कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो बिगड़ रही है। क्योंकि गृह विभाग काफी महत्वपूर्ण होता है, कानून व्यवस्था पर फोकस रखना, साथ ही प्रदेश को चलाना यानी मुख्यमंत्री का दायित्व निभाना, दोनों एक दोहरी चुनौती के रूप में इसको देखा जाएगा मुख्यमंत्री के लिए। लेकिन चूंकि मैसेज भी देना है यहाँ पर कि कड़ाई से, सख्ती से अपराधियों से निपटना है, इसलिए शायद मैसेज देने के लिए खुद भजन लाल ने यह विभाग जो है अपने पास रखा है और उसका आता ही असर दिखाना चालू कर दिया है। गैंगस्टर पर कार्रवाई चालू कर दी है। सीबीआई को जो रोक लगा रखी थी सीबीआई पे जांच की, उसको भी हटा लिया है। गहलोत सरकार का फैसला पलटा है। तो तमाम चीजें करके भजन लाल ने और खास तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर भी जो कमर कस रहे हैं उसको, उसी का एक परिणाम भी है कि नीरज भजनलाल शर्मा ने जो एसीबी का कार्यभार भी खुद ही के पास रखा है, एसीबी उन्हीं को रिपोर्ट करेगी। और बाकी कॉम्बिनेशंस पर भी बात करेंगे, लौटेंगे आपके पास। एसपी मित्तल का रुख कर लेते हैं फिर से। एसपी मित्तल साहब, आप थोड़े से आप कह रहे थे नाखुश से हैं क्योंकि जो बड़े चेहरे थे, किरोड़ी लाल मीणा जैसे चेहरे थे, प्रेमचंद बैरवा जैसा, क्योंकि हालांकि उप मुख्यमंत्री बनाए गए, उनके पास उतने बड़े इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज नहीं दिए गए हैं। एक मोटे तौर पर दिया कुमारी और भजनलाल शर्मा के बीच में ही बड़े विभागों का बंटवारा देखा गया है। बात अगर की जाए इसमें, अगर आप ओटाराम देवासी को देख लीजिए, प्रेमचंद बैरवा, बाबूलाल खराड़ी का नाम देख लीजिए, या फिर आप किरोड़ी लाल मीणा और फिर सुरेंद्र सिंह पाल टीटी, ये कहीं ना कहीं जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, जिस क्षेत्रीयता से आते हैं राजस्थान में, उसको ध्यान में रखकर भी वो उस चीज को, पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर भी मंत्रालय का बंटवारा किया गया है। देखिए मनीष जी, ये आज जो मंत्रिमंडल का ये मंत्रियों को जो बंटवारा किया गया, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपने देखी हो तो ये ना, जो राज्यपाल की अधिकृत सूचना है उससे पहले मीडिया के पास नाम लीक हो गए। ये सबसे पहली बात है। अब तक भारतीय जनता पार्टी ने, आपको ध्यान हो तो मुख्यमंत्री का जब चयन किया तब सीएम को, जब भजनलाल शर्मा को खुद को ये नहीं पता था कि क्या नाम से वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, मंत्रियों तक को नहीं पता था कि क्या नाम से क्या मंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन ये पहला मौका रहा राजस्थान में जब राज्यपाल के अनुमोदन से पहले मीडिया में ये लिस्ट लीक हो गई। सवाल उठता है कि ये मीडिया में लिस्ट लीक क्यों हुई? मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि श्रीकरणपुर में क्या नाम से वहां चुनाव हो रहे हैं, वहां मतदान हो रहा है, वहां का ये दिखाने के लिए कि आप क्या नाम से सुरेंद्र पाल टीटी को जो वोट दे रहे हैं वो उस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं जो राजस्थान का नहरी क्षेत्र देखेगा, सिंचित क्षेत्र देखेगा। श्रीकरणपुर का जो वहाँ इलाका है वो आप देखो, उसमें सिंचाई का बहुत महत्व है, वहाँ नहरों का बहुत महत्व है, वहाँ जो किसान जो है उनके लिए सबसे अधिक कोई महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है, तो यही पोर्टफोलियो है। मुझे लगता है कि शायद इस बात का भी ध्यान रखते हुए जो मतदान खत्म होने से पहले मीडिया में ये घोषित करा दिया गया कि क्या नाम सुरेंद्र पाल टीटी को ये सारे विभाग दिए जा रहे हैं जो श्रीकरणपुर के मतदाताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि शायद ये लीक इस दृष्टि से ये लीक किया गया। ठीक है नहीं, आप लीक कर रहे हैं, पर अभी तो ये जो आधिकारिक सूची है वो राजस्थान सरकार जो सचिवालय से जारी है वो है। एनडीटीवी पर इस तरह की किसी भी जो आप लीक करने की बात कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग लगातार वो नाम दिखा रहे थे, सूत्रों के हवाले से दिखा रहे थे, और अब वही अधिकांश नाम सही साबित हुए। राजस्थान में जो मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है उस पर आज मंथन हो रहा है। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता हैं और हमारे सहयोगियों के साथ ही पॉलिटिकल एक्सपर्ट
मित्तल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। रुक कर लेते हैं एक बार फिर से। बालवीरेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से मंत्रालयों की जिम्मेदारियां दी गई हैं, ब्रेक से पहले चर्चा यही हो रही थी कि जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं जिस पर नज़र रहती है, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, आबकारी जैसे बड़े विभाग जो रहते हैं, उनको पर्यटन जैसे राजस्थान के लिहाज से पर्यटन बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो माना जाता है, वो खुद एक डेप्यूटी सीएम और सीएम के बीच में शेयर कर दिए गए। मोटे तौर पर जो थ्रस्ट दिखाया हुआ है भजनलाल शर्मा का गवर्नेंस को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर आदेश जारी हुआ भी, हमने दिखाया जिस तरह से दर्शकों को कि अब सीबीआई को किसी तरह की जांच की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बना दिया गया और एसीबी को भी उन्होंने अपने अधीन ही रखा है। तो माना जाए कि जो सरकार की एक तरह से ये हेडलाइन है वो कहीं ना कहीं प्रभावी गवर्नेंस को लेकर ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, मंत्रालयों के बंटवारे में भी और परिलक्षित हो रहा है। और अब तो जब डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, उसके मद्देनज़र इस सीबीआई को पहले अनुमति की मंजूरी की किसी तरह से छूट देना और अब मंत्रालयों के विभाग में खुद मुख्यमंत्री के पास इंपॉर्टेंट विभाग, गृह जैसे विभाग, एसीबी जैसे विभाग का रहना, ये कहीं ना कहीं मैसेजिंग तो है उस गवर्नेंस को लेकर राजस्थान में। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ने वादा किया था कि सुशासन देने का राजस्थान की जनता को, तो उसी की तर्ज पे आपने देखा होगा जैसे जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं, उसके पश्चात ही आप देखेंगे कि एक के बाद एक जो बड़े जो ऐलान करते हैं, जिसमें आप देखेंगे पेपर लीक के मुद्दे को लेके वो जो टास्क फोर्स है उसका गठन का ऐलान करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे महिला अपराध को लेके उन्होंने टास्क फोर्स गठन करने का ऐलान किया। फिर आप देखेंगे जो आपराधिक मामलों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आपराधिक जो श्रेणी के जो लोग रहते हैं, जो आपराधिक मानसिकता के जो लोग रहते हैं, उनको चिन्हित करके उनके जो पुलिस विभाग के द्वारा लगातार जिस तरीके से इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, धरपकड़ की जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बीजेपी सख्त, जहां आप देखेंगे कि जो बीजेपी है कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि भ्रष्टाचार और आपराधिक मामले जीरो टॉलरेंस पे होंगे। यानी कह सकते हैं कि राजस्थान को भ्रष्टाचार और जो अपराध है वो अपराध जीरो टॉलरेंस पे रहेंगे। और वहीं पे आप देखेंगे कि तमाम जो आपराधिक हैं उन जिस तरीके से आपने देखा होगा जो यूपी के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं, वो अपराधियों के अगर कोई भी अपराधी इसमें कोई किसी भी अपराध में अपराध दोष होता है तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि वहाँ पे उसकी जो संपत्ति रहती है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। उसी की तर्ज पे आपने देखा होगा जिस तरीके से सुखदेव सिंह गोगामेडी का जो मर्डर हुआ था, उसके पश्चात जो इसके अंदर मुख्य जो आरोपी पकड़ा गया था, उसके अवैध जो संपत्ति थी, उनके जो अवैध संपत्तियों के ठिकानों पे कानूनी कार्रवाई की जाती है। उसके जो कह सकते हैं कि वहाँ पे बुलडोजर चलवाया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की, जो सुशासन देने की जिस तरीके से बीजेपी की गवर्नमेंट ने जो कह सकते हैं कि ऐलान किया है, उसी के तर्ज पे ये पूरा कार्य किया जा रहा है। और वहीं आप देखेंगे जो गृह विभाग है काफी महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है। और राजस्थान के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की जो आपने पिछली सरकार के अंदर आपने देखा होगा, चाहे महिला अपराध हो, चाहे पेपर लीक हो, या तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी है विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस को घेरती हुई नजर आई थी। तो उसी की तर्ज पे आपने देखा होगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो अब गृह विभाग उनके पास है। वहीं आप देखेंगे कि जो वित्त विभाग है वो डिप्टी सीएम है दिया कुमारी हैं, उनको दिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे जो दूसरे जो डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बेरवा, उनको तकनीकी शिक्षा की जो जिम्मेदारी है, विभाग की जो जिम्मेदारी है वो उन्हें दी गई। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तमाम ये जो मंत्रिमंडल के अंदर तमाम जो नेता शामिल किए गए, तमाम जो विधायक शामिल किए गए, उन विधायकों के अंदर तजुर्बा और कह सकते हैं कि जो नए और जो कह सकते हैं कि जिनकी छवि साफ है, उन चेहरों को यहाँ पे तरजीह दी गई है। और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि राजस्थान के अंदर ऐसा कोई भी ये चेहरा जो कह सकते हैं कि एक नई पीढ़ी है, एक नया नेतृत्व है, वो राजस्थान के अंदर जो लोकसभा 2024 के चुनाव के अंदर जो 25 सीटें हैं उनको साधने का काम करेगा। जी बिल्कुल 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 वीरेंद्र, वापस एक बार एकता का रुख करेंगे। एकता, जो सवाल हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी की एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में बड़ा बदलाव ये देखा गया पहले की पूर्ववर्ती सरकारों के उलट कि आपके यहाँ पर बड़े जो मंत्रालय हैं, एक तो आप मंत्रिमंडल आपका छोटा रहता है कमोबेश तुलनात्मक रूप से, केंद्र में देख लीजिए, फिर राज्यों में अब आप जहाँ जीते वहाँ देख लें। और दूसरी बात ये रहती है कि जो बड़े मंत्रालय हैं वो कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही रहते हैं। और वही राजस्थान में भी अभी देखने को मिला है। खुद मुख्यमंत्री के पास में 8 विभाग हैं, बाकी बचे हुए उन्हीं के पास में रहेंगे। 6 मंत्रालय विभाग आपने दिया कुमारी को सौंपे हैं और प्रेमचंद बैरवा के पास 4। तो एक तरह से 18 जो मंत्रालय हैं, विभाग हैं,
वो सिर्फ 3 लोगों के पास रहेंगे, और फिर अगर राज्यवर्धन राठौड़ का नाम जोड़ दो तो 5 अकेले उनके पास रहेंगे। तो मंत्री तो आपके यहाँ 22 और भी हैं। तो ये जो एक जो आरोप अक्सर आपके ऊपर विपक्ष लगाता है कि आप सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर रखना चाहते हैं, 2-3 चेहरों के हाथ में ज्यादा कमान रहे और बाकी सब चीजें ऑटो पायलट पर चलती रहे आपके यहाँ से आला कमान के जरिए। देखिए, विपक्ष का जो ये आरोप है वो निराधार है, क्योंकि वह बहुत ही कहते हैं ना कि परेशान है, हताश है और निराश है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में, जैसा कि मैं सदैव कहती आई हूं और अब मुझे लगता है कि पूरे देश की जनता भी इस चीज को देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक जो नेता होता है वो कार्यकर्ता होता है। उसमें से कुछ हमारे विधायक चुन के आते हैं और कुछ मंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं। तो किस व्यक्ति को क्या, किस मंत्री को क्या पदभार मिलता है और क्या कार्य मिलते हैं, ये मुख्यमंत्री जो है उसका विशेषाधिकार होता है, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। और मुझे लगता है कामों का विकेंद्रीकरण जिस प्रकार से किया गया है और जिस तरीके से किया गया है वो बहुत ही प्रायोजिक ढंग से किया गया, बहुत ही अच्छी क्षमता के साथ किया गया है। जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री और हमारे दोनों डिप्टी सीएम और जितने भी हमारे मंत्री हैं उनको अलग अलग विभाग दिए गए, उन विभागों में आप देखिए कहीं ना कहीं उनका जो क्षेत्र है वो आता है कि वो जिस क्षेत्र से आते हैं या जिस तरह की वो क्षमता रखते हैं। कुछ हमारे नए विधायक भी हैं इसमें जो मंत्री बने, लेकिन उनकी जो कार्य क्षमता है उनको देख के काम दिया गया। और जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे, हमारी जो डिप्टी सीएम है जो एक महिला है, महिला सशक्तिकरण की हम बात करते आए हैं, और मुझे लगता है आज धरातल पर वो हमने राजस्थान में भी करके दिखा गया है कि वित्त का जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता है वो एक महिला शक्ति को दिया गया है। तो जो विपक्ष का ये जो जिस प्रकार का भी वो आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। डिपेंड ये करता है कि काम किस प्रकार से संचालित हो। और आप देखिए किस प्रकार से सुशासन की जो हमने बागडोर संभाली है जब से हम सरकार में आए हैं, आप देखिए किस प्रकार से भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की नीति की हम बात भी करते थे और आप देखिए हमने उसको धरातल पे उतारने का भी काम किया है। 3 दिन हमारे 3 दिवसीय आपने देखी है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश में पुलिस ने अधिकारी जो अपराधी हैं उनको पकड़ने का काम किया और 6000 कुछ आंकड़ा है मेरे पास है, 6558 जो अपराधी हैं वो पकड़े गए हैं। एसआईटी का गठन हुआ है, महिलाओं के लिए टास्क का गठन किया और हमने सुशासन की दिशा में जिस प्रकार के वादे किए थे, हमने 450 रुपए में सिलेंडर का भी वितरण किया गया है। तो हम लोग जो भी वादे करते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं और विपक्ष जो है वो सिर्फ परेशान है, हताश और निराशा है। वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा किसी भी प्रकार का काम नहीं कर रहा है। नहीं, कांग्रेस का तो ये भी कहना है कि बीजेपी ने महीना भर लगा दिया, अगर हमारे यहाँ महीना लग जाता तो हाहाकार मच गया होता बीजेपी की तरफ से। 2018 की भी तस्वीरें याद है जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच नाम तय होने को लेकर चर्चाएं थी और आला कमान के चक्कर काटने पड़ रहे थे, तब बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था इसको। अब वही 5 साल बाद कांग्रेस आप पर आरोप लगाती कि बात बात के लिए दिल्ली भागते हैं आप, आपके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। देखिए इनके आरोप पर्ची सरकार भी कह रहे हैं आपको, इनका तो कहना है कि आप पर्ची सरकार हैं वहां पर राजस्थान में। आप इनके आरोप पूरी तरह से निराधार है और मैं पहले की पूर्व की बातों में नहीं जाना चाहूंगी, क्योंकि आप देखिए किस प्रकार से इनके लोग तो पटरियां उखाड़ने के लिए चल गए थे और किस प्रकार के इनका कार्यशैली थी वो 5 साल की पूरी जनता ने भुगती है। ऐसा इनका किसी प्रकार का भी आरोप निराधार है। और आप देखिए किस प्रकार के मुख्यमंत्री यहाँ पर चयन होके आए हैं, कितना सर्वोत्तम उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि एक कार्यकर्ता को यहाँ पर, साधारण कार्यकर्ता को मौका दिया गया और किस प्रकार का सुंदर मंत्रिमंडल यहाँ पर, सर्वश्रेष्ठ मंत्रिमंडल यहाँ पर आए हैं। समय जरूर लगा है, लेकिन जैसे कि हमारे राजेंद्र राठौड़ साहब ने भी कहा कि सर्वश्रेष्ठ मंत्रिमंडल की ये जो यहाँ पे रूपरेखा रची गई है वो हमने देखा और जिस प्रकार से आज कार्यों का वितरण हुआ है और कार्यभार बांटा गया है, मुझे लगता है कि एक बहुत ही सुशासन हम राजस्थान को 5 साल के हमारे शासनकाल में देकर के जाने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं एसपी मित्तल साहब का। मित्तल साहब, बात अगर अब बैलेंसिंग को लेकर, हालांकि इसमें जो बात थी 25 में से 20 चेहरे मंत्री ऐसे हैं जो पहली बार अपनी मंत्रालयों के कमान संभालने के राजस्थान में, आपको क्या लगता है इस मंत्रालय से क्या उम्मीदें हैं? और क्योंकि नया नेतृत्व तो बीजेपी ने खड़ा किया है, प्रधानमंत्री की बैठक उनके साथ में, अब नए मंत्री और विधायकों के साथ में, ये सब चीजें इस तरह की हैं कि आला कमान के हाथ में जो कमान है उसके जरिए किस तरह से 15 साल की एक टेम्पलेट राजस्थान में भी खड़ी की जाए, वही एक पूरी कवायद अभी तक देखने को मिली है राजस्थान में। एक नए नेतृत्व के साथ में शुरुआत हुई है इस बार,
काफ़ी अरसे बाद, दशकों बाद राजस्थान में इस तरह के बदले चेहरे मोहरे दिखाई दिए सियासत में, और वो सरकार अब चलाने निकल पड़े। क्या उम्मीदें हैं आपकी एक बतौर एनालिस्ट, और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए राजस्थान के जो मुद्दे थे, चाहे वो पानी को लेकर के एक मुद्दा बड़ा रहा, सुरक्षा को लेकर बड़ा मुद्दा जो चुनाव में बना, उन मुद्दों पर अब काम करने को लेकर ये चेहरे जिन पर दांव लगा दिया है भजनलाल शर्मा ने, उनको जब मंत्रालयों के बंटवारे कर दिए हैं, क्या उम्मीदें अब की जाएं? देखिए मेरा ये मानना है कि मौका दिया जाना चाहिए। आपने जब एक नया प्रयोग किया है राजस्थान की राजनीति के अंदर कि जो पहली बार चुन के आए उनको मुख्यमंत्री बनाया और जो पहली बार चुन के आए उनको कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाया है, तो मुझे लगता है कि इन सब लोगों को काम करने का अवसर दिया जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं ये देखा जाना चाहिए कि ये वायदे क्या नाम से पूरे होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, विभागों का वितरण हुआ, उसमें मैं एक महत्वपूर्ण बात यह बताना चाहता हूं कि एक जलदाय विभाग का एक डिपार्टमेंट है। आप देखो इसमें इसके कितने टुकड़े कर दिए गए। जो जलदाय रूप से कहा, जलदाय विभाग को कहा जाता है, पीएचडी इसको कहा जाता है, वो कन्हैयालाल चौधरी को दिया गया है। और उसमें से निकाल कर नहरी और जो सिंचित क्षेत्र और जो दूसरा है वो अभी क्या नाम से पता चला सुरेंद्रपाल टीटी को दिया गया है। और एक कैबिनेट मिनिस्टर है सुरेश रावत, जिनको जल संसाधन विभाग दिया गया है। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि जो जलदाय विभाग है उसके कितने आखिर में टुकड़े कर दिए गए। इसमें कन्हैयालाल चौधरी भी कैबिनेट मिनिस्टर है और क्या नाम से सुरेश रावत भी कैबिनेट मिनिस्टर है, और वो जो क्या नाम से सुरेंद्रपाल टीटी है वो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री है। आखिर में राजस्थान के अंदर जलदाय विभाग की क्या स्थिति होगी देखनी पड़ेगी। हालांकि ये बात सही है कि कांग्रेस के शासन के अंदर जल जीवन मिशन के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार उभर कर सामने आया, जिस तरीके से छापामारी हुई, शायद मुझे देखते हुए लगता है कि जो जलदाय महकमा है उसको 3-3, 4-4 क्या नाम से मंत्रियों को सौंपा गया ताकि काम हो सके। और वैसे भी जो क्या नाम से बहुत ज्यादा एक ही जगह पर जलदाय विभाग क्योंकि बड़ा घोटाले का जरिया, और उसी के चलते ये शायद कहीं ना कहीं डिवीजन किया गया है। मित्तल साहब, आपको लगता है कि ये डिवीजन उसी के तहत किया गया है क्योंकि बड़ा अपने आप में सिंचाई अलग विषय है पूरी तरह से, जलदाय पीने के पानी की सप्लाई अलग है, नहरी विकास विभाग अलग है, तो इस तरह से इस सोच के साथ में मंत्रालय को अलग अलग बांटा गया हो। और खासतौर पर क्षेत्रों की अहमियत बड़ी दिखी है इसमें। सुरेंद्रपाल टीटी को वो इलाका दिया गया जो नहरी क्षेत्र है। जी मनीष जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इस बात को ध्यान में रखा गया है। मैं अपनी आपको बात आगे बढ़ाता हूँ बात को कि जो नल से जल वाला जो मिशन है भारत सरकार का, और खासतौर से प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है, वो राजस्थान में बड़ी धीमी गति से रही है। और उसका कारण यह है कि आपने क्या नाम से जो पानी है उसको उपलब्ध नहीं करवाया। तो जब आपके पास पानी नहीं है तो फिर आप क्या नाम से नल से जल कैसे दे पाएंगे। तो मुझे लगता है जो ईआरसीपी को जिस तरीके से पिछले दिनों मध्य प्रदेश की बाधाओं को हटाया गया, सारी चीज की गई, तो इस काम को तेजी से करने के लिए शायद मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर जलदाय विभाग जो पानी से रिलेटेड जो बातें हैं उनको 3-3, 4-4 मंत्रियों को सौंपी गई है। लेकिन इसमें एक बात और है कि जो यूडीएच मिनिस्टर को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जो नगरीय विकास विभाग होता है जिसके अंदर स्थानीय निकाय सारे क्या नाम से आते हैं, उनको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये माना जा रहा था कि जो दिया कुमारी है उनको ये विभाग दिया जाएगा। लेकिन आप देखो जो झावरलाल खर्रा जो है उनको दिया गया है, और मुझे लगता है कि वो पहली बार ऐसा प्रयोग किया गया है कि एक बहुत ही जूनियर व्यक्ति को, ये जूनियर तो खैर अब राजनीति में कोई नहीं है, पर लेकिन फिर भी उनको ये दिया गया। और उसमें बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। पूरे जो राजस्थान का शहरी विकास है वो इस पर डिपेंड करता है, और जिस तरीके से स्मार्ट सिटी की योजना केंद्र सरकार के द्वारा आ रही है वो भी इस पर डिपेंड करती है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी क्या नाम से उनको दी गई है। मोटे तौर पर मित्तल साहब, मोटे तौर पर काफी मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, पोर्टफोलियो बढ़ गए हैं, तो एकता अग्रवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, यदि वो बता सके कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक कब होगी, और जो वैट कम करने का, राजस्थान में डीजल और पेट्रोल पर वैट कम करने का जो क्या नाम से घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी, वो कब पूरी होगी तो ज्यादा अच्छा होगा। जी ठीक है, एक ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं एकता अग्रवाल से। एकता, अब पहली कैबिनेट की बैठक का इंतजार इसलिए होगा क्योंकि आधिकारिक रूप से निर्णयों का सिलसिला अब शुरू होगा, और वो निर्णय जिनके वादों पर आप सरकार में आए वो बड़ा देखने वाली बात होगी। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है बतौर बीजेपी कार्यकर्ता, और ना सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता, मैं तो कहूँगा कि आपको, क्योंकि अब सरकार है, 8 करोड़ की जनता भी आप ही की सरकार से उम्मीद अब लगाए हुए है,
आपको क्या लगता है कि पहला वो फैसला क्या होना चाहिए राजस्थान में इस कैबिनेट बैठक से जो पूरे जनता की भलाई के लिए हो राजस्थान में? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो कैबिनेट की बैठक होगी, और मुझे लगता है हमने बहुत सारी योजनाएं हम केंद्र में भी लेके आए जिनको हमने पूरा किया, और राजस्थान में भी जो हमने वादे किए हैं उसकी क्रियान्विति मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि शुरुआत हो चुकी है। और तमाम जो मुद्दे हैं, जितनी भी हमने योजनाएं जो वादे किए हैं उनको हम धरातल पर लाने का काम करेंगे। और मुझे लगता है भ्रष्टाचार और महिला अपराध और महिला सुरक्षा को लेकर के हम सबसे ज्यादा चिंतित थी राजस्थान की जनता, वो मुझे लगता है उसमें उसको लेकर के सबसे पहले यहाँ पर डिसीजन होने चाहिए। क्योंकि मैं एक नारी शक्ति भी हूँ, एक राजस्थान की जनता से भी आती हूँ, तो मुझे लगता है इसके बारे में कहीं ना कहीं निर्णय लिए जाएंगे। ठीक है। एक बड़ा जो सवाल एसपी मित्तल भी उठा रहे थे, वो इंटरेस्टिंग जानना इसलिए है कि कई मंत्रालयों को आपने तोड़ दिया है। इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज खुद के पास सीएम और डेप्यूटी सीएम के पास में है, और जो दूसरे बड़े विभाग बनते हैं वो जलदाय विभाग जैसे राजस्व विभाग, उनको आपने तोड़ दिया। मसलन हेमंत मीणा को आपने राजस्व विभाग दिया है, वहीं पर फिर आपने एक तरह से कहें कि राज्य मंत्री विजय सिंह को भी आपने राजस्व विभाग राज्य मंत्री बना दिया है, वही जलदाय विभाग में देखने को मिला है। उसी तरह का कुछ कमोबेश पंचायती राज में देखने को मिला। ओटाराम तिवासी के पास में भी ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग है, और वही आपदा प्रबंधन है जो कि रोडीलाल मीणा के साथ में है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं राज्य के हिसाब से और कई जगह पर ग्रामीण परिवेश के हिसाब से, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए वहीं स्कूली एजुकेशन अलग की है और हायर एजुकेशन अलग है। ये पहले भी हालांकि होते रहा है, लेकिन कुछ मंत्रालयों को तोड़ करके अलग अलग मंत्रियों को देना, या तो ये है कि भाई क्योंकि मंत्री बनाए गए हैं उनको खुश रखना, उसको उस तरह की जिम्मेदारी देना जरूरी है, सब खुश रहें, सबका साथ और सरकार चलती रहे, उस सोच के साथ है, या फिर इसके पीछे कोई विशेष रणनीति है? जरा इस पर आप थोड़ा सा टिप्पणी करें तो। देखिए, भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता हर तरह के काम में खुश होता है। उसको चाहे कोई विधायक बनाए, चाहे मंत्री बनाए ना बनाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, क्योंकि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता नेता है और प्रत्येक नेता कार्यकर्ता है। हम विचारधारा आधारित पार्टी है, तो ऐसा कोई विषय नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ मंत्रियों को खुश करने के लिए डिपार्टमेंट दिए गए हैं। क्योंकि मुझे लगता है जिस प्रकार के डिपार्टमेंट्स की आप बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़े डिपार्टमेंट है, और उसमें जब कार्य को विकेंद्रीकरण होगा और जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र से आने वाले मंत्रियों को उसका दायित्व दिया गया है, तो मुझे लगता है कि कार्य योजना भी बहुत अच्छे से बढ़ेगी और कार्यभार कहीं एक जगह एकत्रित नहीं होगा और डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चल सके। मुझे लगता है इसके पीछे यही नहीं, लेकिन एक बात देखिए जरा, पहले भी आपके यहाँ मुझे याद है वसुंधरा सरकार में भी महिला के पास ही महिला बाल विकास विभाग रहा हुआ है, और उस वक्त पे मुझे शायद याद नहीं है, एसपी मित्तल आप याद दिलाइएगा अगर हो तो, उसका अलग से राज्य मंत्री बनाने की जरूरत नहीं थी। अभी दिया कुमारी को आपने महिला बाल विकास और बाल अधिकारी का दिया है, और वहीं मंजू बागमार को राज्य मंत्री भी बना दिया उसका। मित्तल साहब, इसकी जरूरत थी क्या? मित्तल साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा था। नहीं, मुझे लगता नहीं जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो मंजू बागवार है उनको भी क्या नाम से पूरा फुल फ्लैश मिनिस्टर बनाया गया है, और दिया कुमारी भी क्या नाम से चूंकि क्या नाम से डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, तो अब इनके अंदर कामकाज का कैसे बंटवारा होगा ये देखना होगा। मुझे लगता है आगे चल के बताना होगा। मुख्यमंत्री जी शायद इस पर कोई स्पष्टीकरण देंगे या बताएंगे। ये आपको इसलिए लगता है मित्तल साहब, क्योंकि उप मुख्यमंत्री रहेंगी, बड़ी जिम्मेदारी है, वित्त जैसे पर्यटन जैसे बड़े विभाग है, तो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए एक राज्य मंत्री भी रखा गया है। हाँ, वो काम का बंटवारा कैसे होगा? मुजे लगता है कि शायद जो तो फिर तो एक अलग से मंत्री बना, मंजू बागमार को ही महिला विकास विभाग दे देना चाहिए था। ठीक है, प्रदीप जी का रुख करेंगे। प्रदीप जी, बात इस पर हो रही है कि जो पोर्टफोलियो है वो अपने आप में बहुत बड़े हैं, जैसे महिला विकास और बाल कल्याण, और ये अपने आप में बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है। और जिस तरीके से उनको क्या नाम, अब फाइनेंस का जहां तक बात है, तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में उनको बजट भी पेश करना पड़ेगा। बिल्कुल, फाइनेंस की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब सब चीजों को कैसे होता है मुझे लगता है आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन जो मैं यहाँ जो बता रहा था कि जो प्रधानमंत्री जी की जो घोषणा है, एकता जी यदि उसका जवाब फिर दोबारा से सही रूप से दे सके तो ज्यादा अच्छा होगा। कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारी मंत्रिमंडल की जब बैठक होगी, सरकार बनेगी, तो हम डीजल और पेट्रोल से
वेट कम करेंगे। वही लेकिन मैं ये एकता बहुत से बड़ा जानना मुद्दा चाह रहा है। था कि ये वो मोदी ने कहा पहला ये मेरी फैसला गारंटी क्या है। होगा तो ये इस बहुत बड़ा कैबिनेट मुद्दा बैठक है। का। अब राजस्थान के आसपास के जो राज्य है, भारतीय जनता पार्टी ने जी खुद तो इसका मुद्दा जी बनाया एसपी था मित्तल साहब, कि 10-11 रुपए ज्यादा डीजल ठीक है पेट्रोल ठीक है। पर अब है। प्रदीप तो वो चतुर्वेदी भी कब हमारे साथ मीटिंग होगी और कांग्रेस से कब ये मौजूद निर्णय हैं। होंगे? प्रदीप जी, अब मंत्रालयों का बंटवारा हो गया आखिरकार, अब तो खैर आपके पास कोई शिकायत नहीं है, अब सरकार पूरी तरह से जनता के सामने है और आप भी विपक्ष के रूप में जनता के सामने होंगे। आपको क्या लगता है पहली कैबिनेट की बैठक क्या फैसला होना चाहिए राजस्थान के लिए? देखिए, ये अनुमान लगाना तो उचित नहीं होगा, हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी आप क्या बात यह है चाहते हैं कि बतौर विपक्ष, आप क्या चाहते हैं राजस्थान की भलाई के लिए पहला हम कौन सा चाहते फैसला देखिए, जरूरी है हम इस हम वक्त पे? चाहते हैं कि जो सरकार यहाँ विद्यमान है वो लॉ एंड ऑर्डर को पूरी करे, प्रदेश के आम जनों ने जो उनसे उम्मीदें की उन पर खरी उतरे। पर सवाल ये है कि कल मुख्य सचिव ने अफसरों की जो बैठक ली उसमें उन्होंने संदेश दिया। उन्होंने कहा कि गलत काम रोकना नहीं और सही काम छोड़ना, सही काम जो है वो रोकना नहीं और गलत काम करना नहीं। ठीक है, उन्होंने ये संदेश अपनी ब्यूरोक्रेसी को दिया है। अब सवाल ये है कि जिस तरह का मंत्रिमंडल बना है और जिस तरह से आप चर्चा कर रहे हैं कि 3 मंत्रियों के 3 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री के बीच में मुख्य विभाग बांटे गए हैं, बाकी में प्रसाद की तरह विभाग बांटे गए हैं। और कई जगह ये भी है कि एक विभाग में 2 मंत्री हैं, तो उनका कार्य का बंटवारा कैसे होगा? ये सवाल ये नहीं है। और मैं मानता हूं कि सरकार में मुद्दा भी नहीं होगा, क्योंकि आप देख लीजिए कि सभी जितने भी महत्वपूर्ण विभाग हैं उनके जो सचिव होंगे, प्रमुख सचिव होंगे, वो जो है काम करेंगे, इसलिए ये चिंता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अफसरशाही में जब मैसेज दे दिया गया कि गलत करना नहीं और सही रोकना नहीं, तो मुख्य मुद्दा तो प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में और मंत्रियों के बीच में होगा, क्योंकि मंत्री तो राजनीतिक रूप से अपनी प्राथमिकता तय करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो उचित हो अनिश्चित हो। लेकिन मुख्य सचिव का संदेश कि गलत करना नहीं और सही रोकना नहीं, मुझे लगता है सारा मामला तो इसी पे तो फंसेगा, क्योंकि जिस तरह का मंत्रिमंडल बना है और जिस तरह का उनका अनुभव है, ये सभी पहली बार मंत्री बने हैं, इसलिए ना तो इन्हें कार्यपालिकी विधान का पता है और ना ही मंत्रालय कामकाज की जानकारी है। इसलिए ये द्वंद्व अफसरों और मंत्रियों के बीच में होगा, और विशेष तौर पर उनके जो नए हैं, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है, उन्हें प्रक्रिया नहीं पता है, इसलिए या तो ये अफसरशाही की बात मानेंगे और अफसर बात मानेंगे तो अफसरशाही हावी होगी। इसलिए मेरा मानना है कि 6 महीने का इंतजार करें, उसके बाद सारी चीज सामने आएगी और उसके बाद सरकार का असली स्वरूप हमारे सामने आएगा और तब हमको प्रतिक्रिया दें तो मैं समझता हूं वो उचित होगा। जी जी, एकता आप इस पर कुछ जवाब देना चाहेंगी? जो प्रदीप चतुर्वेदी ने बात रखी थी निश्चित रूप से, क्योंकि उनका कहना है कि अफसरशाही इस मौजूदा बंटवारे से तो जो दिखाई पड़ा उससे ज्यादा भारी दिखेगी, क्योंकि जो मंत्री राज्यमंत्री बनाए गए हैं उनके पास में ऑलरेडी जो कैबिनेट मंत्री हैं, बड़े उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री, उनके विभागों का ही उनके पास में जिम्मा है। तो राज्यमंत्री अफसर राज्यमंत्रियों के साथ मिलकर अफसरशाही करेंगे, ये उनका आरोप है। देखिए, मेरे पास प्रदीप जी की आवाज नहीं आ पा रही थी, लेकिन फिर भी जो आपने क्वेश्चन पूछा मैं उसका जवाब दे दूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि अफसरशाही प्रभावी दिखाई देगी। अफसर अपना काम करेंगे और मंत्री अपना आप काम करेंगे, और जनता को राहत देना हमारी प्राथमिकता रही है। और उसी प्राथमिकता से हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं और हमारे सारे जो विधायक और मंत्री हैं, वो उसी प्राथमिकता से काम करने वाले हैं। ठीक है ठीक है। मित्तल साहब, आपका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से आरोप लगा रहे थे प्रदीप चतुर्वेदी, आपको कितना दम दिखता है उसमें कि भाई अफसरशाही को लेकर तो बड़ा आरोप बीजेपी लगा रही थी कि पूरे अफसर चला रहे सरकारें, गहलोत सरकार को, और खुद गहलोत सरकार के भीतर मंत्री बात कहते थे, विधायक तक ये बात कहते थे कि अफसर सुनते नहीं है। इस चीज से कैसे डील करना होगा इन नए मंत्रियों को? मनीष, मेरा ही मानना है कि हमें अभी देखना चाहिए। आप देखिए कि जिस तरीके से क्या नाम से राजस्थान में जो चीफ सेक्रेटरी नियुक्त हुए, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो राजस्थान के थे और केंद्र के प्रतिनियुक्ति पर गए हुए थे, उनको जिस तरीके से यहाँ लगाया गया, तो ये सब चीजें देखनी चाहिए। और जहां तक क्या नाम से मुझे लगता है अफसरशाही का, देखिए अफसरशाही जो है ना, वो सरकार के इशारे पे काम करती है, जिस तरीके से सरकार चाहती है वैसा काम करती है। अब पिछली सरकार में हमने देखा कि क्या नाम से अशोक गहलोत साहब को ज्यादा चिंता इस बात की थी कि जो उनके आंतरिक मतभेद हैं पार्टी के, वो बने रहे, उनकी सरकार जो है वो बची रहे, तो वो अफसरशाही उसी दिशा निर्देश से काम करती थी। और इसीलिए हमने देखा कि रिटायरमेंट के बाद में अशोक गहलोत साहब के कार्यकाल के अंदर अधिकतर जो आईएएस और आईपीएस रिटायर हुए, उन सबको क्या नाम से लाभ के पद दिए गए।
मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी कि क्या नाम से मंत्रियों को इसलिए उपयोग किया जाए कि सरकार बचानी होगी। सरकार बचाने की शायद क्या नाम से मुझे लगता नहीं है कि भजन लाल जी को कोई चिंता होगी, उनकी सरकार बची हुई है। और खुद अभी प्रदीप चतुर्वेदी जी ये कह रहे हैं कि सरकार दिल्ली से क्या नाम से मोदी और अमित शाह चलाएंगे। तो यदि किसी सरकार को अमित शाह और मोदी चलाएंगे तो फिर तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, उनको सब पता है कि सरकार कैसे चलाई जाती है। मेरा यह मानना है कि जो बात कही गई थी कि डबल इंजन की सरकार हो, तो वो डबल इंजन की सरकार के देखते हुए राज्य में और केंद्र में एक अच्छा तालमेल हो, ताकि क्या नाम से राजस्थान का विकास हो सके। मुझे लगता है कि फिलहाल जो है वो जितनी भी कवायद भारतीय जनता पार्टी की हुई है उसी दिशा में हुई है। और अभी क्या नाम से मेरा एक इसमें और वो है कि जो संसदीय कार्य मंत्री है उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जोगाराम पटेल को संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है कि इस बार जो हमसे जो विपक्ष है वो बहुत मजबूत विपक्ष है और भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में फ्लोर मैनेजमेंट करने की बहुत अच्छी जरूरत पड़ेगी। और मुझे लगता है कि जोगाराम पटेल को जो बनाया है वो उम्मीद पर खरे उतरेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया एसपी मित्तल साहब, आपने बड़े डिटेल में काफ़ी इसका एनालिसिस किया। एकता, आपका भी बहुत शुक्रिया, और प्रदीप जी आप भी हमारे साथ जुड़े, अपना समय निकाला, बहुत बहुत आभार। तो मंथन में बस फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।